स्टार्ट है। लास्ट टाइम हमने जो है वो PRC4 की एक इंट्रोडक्शन क्लास में थोड़ा सा ये बैकग्राउंड दिया था कि सारे आपके जो है किस तरह से पेपर्स के नाम डिस्कस करे थे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम थे, सबको याद है? तो स्टार्टिंग में कोई ऐसा बच्चा जिसने लास्ट क्लास ना ली हो? आपने? आप सबने? तो अगर इसमें स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो हमने बात स्टार्ट करी थी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग जो आपका PRC4 का पेपर है, बहरहाल वो तो पांचों के पांचों पेपर आपके CBE पेपर हो गए। ये एक अच्छी चीज हो गई है कि भाई आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, लेकिन आगे कैफ में सारे मैनुअल पेपर्स होंगे जिस तरह से इंटर और मैट्रिक के देते थे 3 घंटे के पेपर। तो इधर जो हम PRC4 की स्पेशली अगर मैं बात करूं तो उसमें जो सवालात हम करेंगे डेफिनेटली वो कैफ में तो हमें सारा मैनुअली सवाल करना है, लेकिन इधर भी हमें पहले प्रैक्टिस के अंदर पहले मैं सवालात कराऊंगा, उसको देखते हुए तुम्हें MCQ सॉल्व कर सकोगे। जब तक तुम खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम जो है आंसर भी सही पिक आउट नहीं कर सकते। 50 MCQs आएंगे, 2 मार्क्स का है, 100 नंबर का पेपर है, 50% पासिंग क्राइटेरिया होता है और 2 घंटे का आपका पेपर है। 40 इसके अंदर MCQs हैं और एक 20 नंबर का पूरा सवाल है। उसके अंदर सारी जो है ब्लैंक्स दिए हुए, उसके अंदर तुम्हें टाइप करना होगा। ये सब जब आएगा तो इंशाल्लाह तुम्हें समझ में आ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। हमने बात स्टार्ट करी थी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग या इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले पॉइंट हमने स्टार्ट करा था शायद डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। निकालना जरा रजिस्टर देखिएगा, उसी को एक 2-5 मिनट का रिकॉल करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। जो नए स्टूडेंट्स आए वो इतने पेज छोड़ देना, किसी से अभी क्लास के बाद ले लेना, इतना ज्यादा नहीं लिखवाया था, 2 पेज लिखवाए होंगे मैक्सिमम मेरे ख्याल से। तो एक वर्ड होता है कारोबार, बिजनेस, तिजारत, तो उसमें हमने पढ़ा एनी एक्टिविटी फॉर सीकिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस, और द प्राइमरी कॉमा सेकेंडरी एंड द फाइनल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। तो पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस 2 टाइप्स के, एक है प्रॉफिट ओरिएंटेड और एक है नॉन प्रॉफिट। ये बनाया था हमने, चार्ट बनाया था, प्रॉफिट ओरिएंटेड और ये बीइंग अ PRC4 स्टूडेंट इसलिए जरूरी है कि आगे कैफ के भी चीजें कुछ सिंक्रोनाइज होता है, उसको सिंक करते हैं कि यार ये देखो ये उधर पढ़ोगे ये इधर पढ़ोगे, थोड़ा सा बहुत याद रहता है तो जरा बच्चे को और कंफर्टेबल जोन में रहता है कि यार मुझे थोड़ा बहुत सबका आइडिया होता जा रहा है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी NGOs चल रही हैं, जितनी भी आपके पास जो है चैरिटी बेस्ड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो NPOs कहलाते हैं। इससे आज ये भी पता चला कि जितनी भी NGOs और NPOs हैं यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट डिफरेंट तरीके से बनती है, उनका भी ऑडिट होता है, उनके भी अकाउंट्स चेक होते हैं, लेकिन डिफरेंट स्टाइल से। वो क्यों डिफरेंट है कि NPO में कोई चीज हम बेचते नहीं है, सैलानी वेलफेयर वालों को हम जो है एदी हो गया, अमन एम्बुलेंस हो गया, अंसार बरनी हो गया, बेताशा आपके पास हजारों JDC हो गया, हजारों किस्म की जितने भी फाउंडेशन हैं, इन सब में हम जो है अपने डोनेशन देते हैं, सदका देते हैं, जो भी आपने जिसकी जो हैसियत है वो पैसे देते हैं, और वो आपको एक रसीद दे देते हैं। आपको कोई चीज थोड़ी दी है उस मालियत की। फॉर एग्जाम्पल आपने 50,000 रुपए डोनेट करे तो थैंक यू बोलेगा, बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आप ये लेकर आ रहे हो वापस, कोई चीज 50,000 की लेके नहीं आ रहे हो। और जो ट्रेडिंग बिजनेस होता है, बिजनेस के अंदर तो बाकायदा एक तरफ से हम चीज जो है आउटपुट दे रहे होते हैं तो इनपुट कुछ आ रहा होता है, गिव एंड टेक होना लाजमी है बिजनेस की ट्रांजैक्शंस में। और NPO में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो है सिर्फ इनकम नहीं आती, सिर्फ आपका चैरिटीज वगैरह आती रहती है। फिर एक स्टूडेंट ने कहा एक्स्ट्रा बात हमारी टॉपिक सेट कर रखा है, कभी कभी तो NPOs वाले और NGOs वाले कोई चीज बेचते भी तो है कम दामों में, यानी मार्केट में अगर 100 रुपए की मिल रही तो वो 70 रुपए में बेच रहे। तो वो क्या होता है, हो सकता है कि उनको किसी कंपनी ने फी सबिलिल्लाह दी हो और उससे उन्होंने इनकम जनरेट कर ली हो, या हो सकता है कि उन्होंने किसी से बात करी हो कंपनी में जाकर, वो मार्केट में तो वैसे 100 रुपए की बेचते हैं लेकिन हमें उन्होंने 70 की दी है।
यानी सैलानी वाले जाके बोले, अभी देखा होगा आपने रिसेंटली जो है एक बहुत बड़ा आईटी का जो है, शायद अगर आपके नॉलेज में हो, एक एप्टीट्यूड टेस्ट लिया था सैलानी नेशनल स्टेडियम में, किसी का अगर गो थ्रू हो, 22,000 बच्चों ने एप्टीट्यूड टेस्ट दिया नेशनल स्टेडियम में। किसी को पता है या नहीं? इतना अवेयर किसी को भी नहीं पता माशाल्लाह। हाँ, आपको पता है, मतलब इनमें से किसी को भी नहीं पता। ऐसे भी सोए हुए कौम नहीं बनो। 22,000 बच्चों ने पेपर दिया और तुम लोगों को पता ही नहीं है। इतना बड़ा हाइप क्रिएट हुई थी। मतलब मैं बता रहा हूँ, ताकि हमें भी अपॉर्चुनिटी मिल सके आगे। सोशल मीडिया का जब इस्तेमाल करो तो हर तरह से करो, ऐसा ना हो कि उससे आप बेवकूफों वाली और सारी जो है उठ पटांग चीजें ही देख रहे हो, अल्लाह माफ करे। थोड़ी काम की भी चीजें देख लिया करो, मतलब ये कहने का मतलब। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपके पास बिजनेस की डेफिनेशन में आ गया, एनी एक्टिविटी फॉर सीकिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। फिर इसके अंदर आपके पास जो है द प्राइमरी कॉमा सेकेंडरी एंड द फाइनल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। फिर आपके पास मेरे ख्याल से नेक्स्ट आया था, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस, यही था। देखो जरा, जिनके पास लिखा हुआ है, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस। दुनिया में है ही टोटल कितने? 3 डिफरेंट किस्म के कारोबार, बिजनेस है। नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, नंबर 2 इज ट्रेडिंग बिजनेस, नंबर 3 इज सर्विस बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग में हम कोई गुड्स जो है मैन्युफैक्चर्ड करेंगे, नाम से लग रहा है, मटेरियल लाएंगे, लेबर रखेंगे, पता नहीं दुनिया जहां के सारे खर्चे करेंगे टू मेक अ प्रोडक्ट, ताकि हमारा एक प्रोडक्ट बन जाए। और इसके बाद हम क्या करेंगे, उसको रीसेल कर देंगे एट अबव कॉस्ट। बस रख दो, सही से। यानी कि हम उसको बनाएंगे और बनाने के बाद उसमें क्या ऐड करेंगे, प्रॉफिट ऐड करना भूलना। इतनी मेहनत से बनाई, कुर्सी के लिए प्लास्टिक चाहिए था, लोहा चाहिए था, मशीनें चाहिए थी, रंग चाहिए था, पैकिंग चाहिए थी, नट बोल्ट चाहिए थे, बड़ी मेहनत से बन गई भाई। अब ये 200 रुपए की बनी है, 2000 की एक पड़ी है, मिसाल दे रहा हूं। लाजमी है कि तुम 2000 की नहीं बेचोगे, तुम मेहनत क्यों कर रहे हो, पागल हो क्या? यानी ये इतनी अकल तो मेरे ख्याल से एक ना पढ़े लिखों को भी होती है। मेरा सवाल है, जो सुबह रेडी लगाता है फ्रूट की और सब्जी की, वो कोई पीएचडी थोड़ी है, लेकिन एटलीस्ट उनको इतना मैथ्स आता है कि कितने रुपए किलो से वो लेकर आए, बल्कि हमें 4 चीजें और सिखा देंगे प्रैक्टिकल अप्रोच में ना। जैसे मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, मैं एक सब्जी वाले फ्रूट वाले का फ्रूट ले रहा था, मैं कहा यार इतना महंगा दे रहा है यार, जैसे एज यूजुअल कस्टमर की बात होती है। बोला सर खर्चे कैसे हैं? बोले सुबह सुबह सबसे पहले बिस्मिल्लाह करके 500 रुपए का तो मेरा सुबह ही सुबह खर्चा हो जाता है। हमारा चैप्टर आएगा आगे, लेकिन बात निकली तो तुम्हारा थोड़ा माइंड बनाने के लिए। बोला अभी तो रेडी स्टार्ट नहीं करी और मेरा 500 रुपए का खर्चा हो जाता है। अब मेरा दिमाग नहीं है, मैंने कहा कैसे? बोले सर 100 रुपए के 5 साइजेस के रोजाना शॉप पर खरीदता हूँ। देखो बात कैसी है। बोला ये तो है नहीं कि सबको फ्रूट तोल तोल के बोलो भाई जरा झोली लाओ, इसमें ले जाओ, जरा शाबाश दुपट्टा आगे करो, जरा इसमें डाल देता हूँ। लेवल है ना बात का। बोला ये कौन खरीद के देता है? आप जाएं, हर साइज की 1 पाव की, आधा किलो की, 1 किलो की, 2 किलो की, 4 पैकेट भी लेता हूँ 100 रुपए के, 400 रुपए तो बिस्मिल्लाह करके यही खर्चा हो गया। बात तो दम है ना, सही बोल रहा है। कोई भी जाओ तो फिर मुझे याद आया कि यार इम्तियाज स्टोर पे तो वो ऐसे हर चीज को अलग अलग पैक करके दे रहे होते हैं, देखा है? सारे साबुन वाले आइटम अलग, खाने वाले आइटम अलग, कितनी लाखों रुपए की जो है वो मेरे ख्याल से उसकी शॉपर्स बंद की होगी। सिर्फ दिमाग बनाने वाली बात है। उसके तो शॉपर थोड़े से और भी क्वालिटी वाले होते हैं, उसके ऊपर तो प्रिंटिंग भी हुई होती है, चलो वो तो सादे देता है, लेकिन खर्चा तो है ना। कोई मैं या तुम कोई भी घर जाके रोजाना उसको 4 थैलियों के पैकेट नहीं देकर आता किसी सब्जी वाले को।
फिर आगे सुनो, बोले सर जहाँ पे खड़े हुए हैं रोजाना हमारे पुलिस वाले भाई आते हैं। मैं कहा फ्रूट दे दिया कर, 2 सेब दे दिया कर। बोले सर वो भी खा खा के थक गए, वो कायदे आजम मांगते हैं, यानी 100-200 जो भी हो। बोले सर थोड़ी देर होती है तो केएमसी वाले आ जाते हैं। अच्छा इन चीजों की तो रसीद नहीं है लेकिन पैसे तो जा रहे हैं ना। उसको पता है सुबह रेहड़ी लगाऊंगा, माना दुकान का किराया नहीं है लेकिन ये सब पैसे देने हैं। इसके बाद कोई और आ जाता है, कोई और आ जाता है, फ्री वाली चीजें की बता रही है। बोला सर ये सारी चीजें और इन सबको कवर करके फिर घर पे जो है अपने बीवी बच्चों के लिए पैसे लेके जाने हैं। तो अगर आप इसको कॉस्ट को कैलकुलेट करोगे, वो पहले अच्छा फ्रूट खरीदा उधर, कहां पर, उधर से अपनी प्रेमिसेस तक लाना है तो ट्रांसपोर्ट लगेगा, वो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट को ऐड करना है, तो उधर खड़े रहने का खर्चा, सारे खर्चे लवाजमात जो भी हैं। तो बोला है बजायर ऐसा लग रहा होता है कि हमने 100 रुपए का फ्रूट जो है मार्केट से पर किलो लिया है और हम इधर जो है 200 रुपए किलो बेच रहे हैं, तो आंखें निकल आती हैं बंदे की। बोलता अबे 100 रुपए प्रॉफिट रख रहा है। बोला भाई दूसरे एक्सपेंसेस तो जोड़ लो। तो बात सही कह रहे हैं ना, अगर उसको 2-4 रुपए 10-20-30 रुपए ना मिले तो वो पूरे दिन में करेगा क्या? बात तो सही है ना। वो एक अलग बात है कि महंगाई इतनी हो गई है लेकिन उसका भी तो घर बार है ना यार। तो ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक होता है हमारे अकाउंट्स के अंदर, ये बिजनेस की टर्मिनोलॉजी है। इसके 2 बड़े फायदे हैं, मैं तो बोलता हूँ अकाउंटिंग पढ़ना। नंबर 1, खुद बिजनेस करना है तो सारी बातें याद रहेंगी, और अगर जॉब करने जा रहे हो कहीं पर तो उस बिजनेस के लिहाज से भी याद रहना चाहिए ये कॉस्ट कवर करनी है, तो बॉस को बताना है सर ये कवर हुआ है, ये कवर हुआ है, ये कवर हुआ है। पता चला कोई भी एक्सपेंस रह गया तो वो लास्ट एग्जाम्पल याद हो कि हमने सारा माल बेच दिया फिर भी लॉस हुआ है, तुमने कॉस्ट सही नहीं निकाली है। बहुत खतरनाक चीज होती है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में काम, ये कॉस्टिंग में एडवांस लेवल पे तुम कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालोगे। जितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट इतनी कॉम्प्लिकेटेड कॉस्टिंग। स्प्लिट की याद है, इनर की भी कॉस्ट लगाओगे, आउटर की भी लगाओगे, पाइप की भी लगाओगे, वायर जो लगाए उसकी भी लगाओगे, रिमोट की भी लगाओगे, जो छोड़ दिया अपने पल्ले से देना पड़ेगा। अंदर लाखों पार्ट लगे होंगे, कुछ खुद बनाए होंगे, कुछ किसी से खरीदे होंगे। तो इसको तुम एडवांस लेवल तक पढ़ोगे कैफ 3 के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग में। तुम्हें वो प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना सिखाएंगे, उसमें सिर्फ कॉस्टिंग। यानी मेरा एक पर्सनल मशवरा है, याद रहे मेरी बात, जब कैफ 3 में इंशाल्लाह तुम पीआरसी करके कैफ में जाओगे तो कैफ 3 जब लोगे, जब भी कैफ 3 कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास में बैठो तो अपने आप को सब, तुम सब और इंक्लूडिंग जो टीचर पढ़ा रहा होगा, वो अपने आप को क्या सीखेगा, वो आपको एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट तस्वुर कर लेना। यानी तुम किसी गुल अहमद के या टेक्सटाइल मिल के या अलकरम के तुम जो है एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट हो, क्या हो। तो सर वो क्या करेगा कॉस्ट अकाउंटेंट, वो 1 मीटर कपड़े की आपको कॉस्ट निकाल के बतानी है। 1 मीटर कपड़ा कितने रुपए का बना है, 1 मीटर कपड़े में कितना धागा लगा, कितनी प्रिंटिंग हुई, कितना कलर लगा, कितने की लेबर लगी, कितने की लाइट लगी, कितने की मशीनें का खर्चा हुआ। सर रेंट, सॉरी 1 मीटर पे कैसे लाए, ये आपकी फंकारी है, यही तो सीखने आए हो इधर। कैसा हम जाते हैं किसी मार्केट में, बोलते हैं 400 रुपए गज कपड़ा है, 400 रुपए मीटर, 400 रुपए यार्ड। कैसे निकाली होगी, निकाली होगी भाई, यही तो पढ़ने आए हो। इसको बोलते हैं प्रोफेशनल अकाउंटिंग, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अब किसी ऐसे परचून वाले को बोल दो कि कॉस्ट निकाल दो, बोलेगा वो निकाल देगा, माशाल्लाह 25 चीजें नहीं लिखेगा या 25 चीजें ज्यादा लगा देगा, पढ़ा हुआ नहीं है ना। और अगर एक्यूरेट कॉस्ट नहीं आई
तो सेलिंग प्राइस भी गलत सेट होगी, याद रख लेना। आपने एक जो है माशाल्लाह बनाई, एक पेंसिल बनाई, मार्केट में सारी पेंसिलें कोई भी 10 रुपए और 12 रुपए से ज्यादा की नहीं है। आपने पता नहीं किससे पेंसिल बनवा दी है, पेंसिल तो बहुत शानदार बनी है, बस अब ये तो अल्लाह ही रहम करे, 50 रुपए की या 100 रुपए की एक पेंसिल बेच लो, पूरा साल हो गया एक पेंसिल नहीं बिकी माशाल्लाह। भाई ये क्यों है? कॉस्ट सही नहीं निकाली है, या कौन सा इंग्रेडिएंट सोने की बनाई है, किस चीज की बनाई है भाई? बच्चे तो नहीं खरीद रहे, कोई भी नहीं खरीदा, बल्कि जो है रिटेलर रख ही नहीं रहे, बोल रहे भाई कौन लेगा, इधर 10 रुपए में जान निकल रही है, तुमने 100 रुपए की पेन लिया है। तो मेरा सवाल यह है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कैफ 3 के अंदर। कहां पढ़ेंगे? अच्छा जी, फिर था दूसरे टाइप का बिजनेस आपके पास, ट्रेडिंग बिजनेस। क्या नाम था? इन ट्रेडिंग बिजनेस फर्स्ट वी परचेज द फिनिश गुड्स। सबसे पहले हम बनी बनाई चीज हम खुद खरीदेंगे। डेफिनेशन को सही तरह देखना, थ्योरी में सवाल आएंगे, चैप्टर नंबर 1, 2 हमारा ये कवर हो रहा है। तुमने लिखा था भाई लास्ट टाइम, रजिस्टर का है, बैठे भी क्यों? तो इन ट्रेडिंग बिजनेस फर्स्ट वी परचेज द फिनिश गुड्स, और फिर वो फिनिश गुड्स को एंड देन रीसेल एट अबव कॉस्ट, उसके अंदर सिर्फ हम प्रॉफिट ऐड करते हैं और बेच देते हैं। सारी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हम सारी अकाउंटिंग जो है ट्रेडिंग बिजनेस की पढ़ेंगे। मैंने लिखवाया भी दिया था शायद, जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम कोई चीज बनाएंगे नहीं। हाँ, इन्होंने पीआरसी 4 में ये एक एड ऑन कर दिया कि एक चैप्टर इन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग का तुम्हारे माइंड बनाने के लिए डाल दिया है, यानी टोटल 10 चैप्टर्स हैं, 10 में से 9 चैप्टर्स तो ट्रेडिंग बिजनेस के हैं, ताकि थोड़ा सा लवाजमात आ जाए, थोड़ा सा बिल्कुल नल्ला होके बच्चा ना आए कैफ 3 में, ओ एक अलग ही दुनिया में, तो उसको एक माइंड बना दे। आगे देखो, इसके अंदर मैंने फिनिश गुड्स की एक डेफिनेशन लिखवाई हुई, रेडी फॉर रीसेल पर्पस, आएगी डेफिनेशन ना रीसेल पर्पस के लिए। आगे देखो जरा, इसके बाद था आपके पास सर्विस बिजनेस। इन सर्विस बिजनेस वी रेंडेड सर्विसेज, हम खिदमात देते हैं मेरा बेटा, कोई फिजिकल कमोडिटी का एक्सचेंज नहीं होता, कोई फिजिकल कमोडिटी का एक्सचेंज, वी प्रोवाइड सर्विसेज। तुम्हारा नाम क्या है? अरे समझ में आ रहा है? गौर से सुनो, वी रेंडेड सर्विसेज एंड अगेंस्ट दैट सर्विसेज वी चार्ज, जितना आप काम कर रहे हो उस लिहाज से आप अपनी सैलरी रखोगे और वो आपको देंगे। तो ये 3 किस्म के कंसर्न थे, इधर तक ही लिखा था हमने। नेक्स्ट हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ ओनरशिप इन बिजनेस। टाइप्स ऑफ ओनरशिप इन बिजनेस। टाइप्स ऑफ ओनरशिप इन, लिखो, there are 3 different types of ownership in business। डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस तो हमने ऊपर लिख लिए बेटा, उसमें ओनरशिप क्या होती है? there are 3 different types of ownership in business। नंबर 1, वेरी गुड बेटा, सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप। आगे नहीं बढ़ो भाई, सोल प्रोप्राइटर। नंबर 2, पार्टनरशिप। नंबर 3, जॉइंट स्टॉक
कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी। फिर कह रहा हूं हमारा ये सारा थ्योरी के अंदर बेस करता है, थ्योरी में आएगा। अब इतनी डिटेल के बाद भी अगर तुम इतने चैंपियन बन के गलत करके आओ तो तुमसे बड़ा लूजर नहीं है। फिर आपको 4 ऑप्शन में ही दिख रहा है। ये इसका रिमोट दो मुझे जरा सारे। इसके बाद नेक्स्ट लिखोगे, पहला सोल प्रोप्राइटरशिप लिखो जरा। पहली हेडिंग डालो सोल प्रोप्राइटरशिप। In sole proprietorship, there is only single owner of the business. सिर्फ और सिर्फ वाहिद, only and lonely, single owner of the business. फर्दे वाहिद, सिर्फ एक ही पूरे बिजनेस का एंटाइटल, फर्दे वाहिद एक आदमी। That is called sole proprietorship business. In sole proprietorship, there is single owner of the business. There is only single owner of the business. आ सकता है आपके पास कि सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है ओनली एंड ओनली, सारे बिजनेस के डिसीजन उसी के, सारा फायदा उसका, सारा नुकसान, जितना भी पूरा का पूरा प्रॉफिट भी, सारा लॉस भी, सारी अथॉरिटीज उसी की, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उसकी है। फिर कह रहा हूं मैं, कह रहा हूं पीआरसी 5 के 3-4 चैप्टर नहीं पढ़ने पड़ेंगे इतनी डिटेल में। अब वो आपके ऊपर है कैसा सुनते हो। लिसनिंग अच्छी कर लो, बार बार बोल रहा हूं, बताते हम एक तरह ही है, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। कुछ बड़ी एक्टिव के, कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं कि 100 आउट ऑफ 100। अभी एक बच्ची ने ग्लोबल पोजीशन की 100 आउट ऑफ 100 लेकर आई, यही फाइनेंशियल के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना अल्हम्दुलिल्लाह का एसीसी के। 100 आउट ऑफ 100 लाना कोई आसान बात थोड़ी है। 98 आए थे, 96 आए थे, 92 बेताशा है। 100 आउट ऑफ 100 ये तो रिकॉर्ड है ना। देखो ये सारी चीज होती है पढ़ने के ऊपर, सिर्फ पढ़ने। आए तो सारे बच्चों को आए, 98 भी आए, 96 भी आए, बस क्लिक कर गया। यही बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है जो आई कैप ने फॉलो करा है, सेम लास्ट 25 ईयर से हम पढ़ा रहे हैं, वही स्ट्रक्चर इन्होंने मॉडल सेलेक्ट कर दिया। जो हम 25 साल से एसीसी के पेपर्स में शुरू के ऑनलाइन पेपर्स पढ़ाते थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, वो पूरा स्ट्रक्चर जो है आई कैप ने पूरा फॉलो किया। और ये अब आगे जाके हर मंथली बेसिस पे पेपर हो जाएंगे, जिसको जब पेपर देना दो, जैसे एसीसी में होता है। अभी तो नया है ना, तो इस साल सितंबर में होंगे, फिर दिसंबर में। 2000 ये क्या चल रहा है, 22 चल रहा है। 23 से जनवरी, फरवरी, मार्च, हर महीने डेट आएगी, जब देना है पेपर दो। नहीं पीआरसी की बात हो रही है, मैं कैप में तो घुसा ही नहीं हूँ। सुनते कैसे, अभी बोल रहा हूँ लिसनिंग अच्छी करो। हम बोल रहे नमाज पढ़ने चलो, बोल रहे चलो हज करने चले। इसकी एग्जाम्पल ये है, सुना करो बेटा, फिर इज्जत भी बढ़े, तस्ले भर के। ये फालतू बातें नहीं करा करो। क्या कह रहा हूँ, जवाब सुना मेरा, समझा रहा हूँ वो सुनो, उस पर कंसंट्रेट करो। ज्यादा होशियार जो होता है ना, वो कहाँ पे बैठता है, बाद में बताऊंगा। ज्यादा नहीं बोला करो। आगे बढ़े में, आपने क्या लिखा, आपने सोल प्रोप्राइटरशिप। इन सोल प्रोप्राइटरशिप देयर इज सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस। सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस है।
सारा प्रॉफिट उसका, सारा लॉस उसका, सारे डिसीजन उसके, इजी टू स्टार्ट, इजी टू, नो लीगल रिक्वायरमेंट, नो, कोई लीगल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है किसी गवर्नमेंट के इदारे से कोई तुम्हें कोई रजिस्ट्रेशन करवानी हो या गवर्नमेंट से कोई तुम्हें सर्टिफिकेट लेना हो स्टार्ट करने का। आधी रात को स्टार्ट कर दो। कौन सा? सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस। कहते हैं दुनिया के सारे, जितनी भी दुनिया की बुक्स पढ़ोगे, जितने भी फायदे हैं ना बिजनेस करने के, सारे सोल प्रोप्राइटरशिप में, सिवाय एक चीज, सिर्फ एक डिसएडवांटेज बहुत बड़ा है। वो डिसएडवांटेज ये है कि अगर ओनर अल्लाह ना करे अल्लाह को, तो बिजनेस भी खत्म, बिजनेस सरवाइव नहीं करता। अब ये बोलेगा कि उसका बेटा होगा, उसकी बीवी होगी, ये सब नहीं लिखा हुआ, फालतू बात, मजाक में बोल दिया तो एक अलग बात है, सर्वाइवल नहीं होता मेरा। समझ में आई बात? जैसे सिंगल ओनर उसको, उसने किसी को इंटरप्ट नहीं करा। बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं सर हमारा एक बिजनेस है लेकिन उसमें दादा भी बैठते हैं, चाचा भी बैठते हैं, भाई भी हैं, चाचे भी हैं, मामे भी हैं, फुप्पे भी हैं। बेटा ये सोल प्रोप्राइटरशिप आपको गलत फहमी होगी। आपने दम ही नहीं है, कोई चीज डिसीजन लेके देख लो, पहले दादा से अप्रूवल लेना होगा, फिर चाचा से लेना होगा, वो तो आपके फर्दे हाथ में। तो कल से नहीं आना, 4 लोगों को निकाल दिया, कोई बोलने वाला नहीं, और 8 को नए को रख लिया, कोई बोलने वाला नहीं, कौन रख रहा है क्या है। रात को बोल रहा है 3 बजे दुकान खोलो, और दिमाग खराब हो गया बॉस का, खोलो भाई, फजर में बंद कर दो। जैसा है फर्दे हाकमियत, तौहीद, सिंगल ओनर ऑफ द। हमारे पीआरसी 4 के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, हमारे पीआरसी 4 के अंदर जितने भी, सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह सोल प्रोप्राइटरशिप के हैं। सिंगल ओनर ऑफ द पार्टनरशिप हुआ करती थी, खत्म कर दी। जॉइंट स्टॉक कंपनी सारा FAR1 यानी कैफ में पढ़ोगे। कुछ समझ आया? बताने का मकसद ताकि याद रहे। अब पीआरसी 4 की जब भी कोई क्लास होगी तो समझ लो हम सब, और मैंने शायद लास्ट क्लास में बोला था, अभी भी बोल दे रहा हूं, हम सब जो है एज अ फाइनेंशियल अकाउंटेंट है। और मिस्टर अहमद, सबसे खूबसूरत नाम होता है मिस्टर अहमद, जो मेरी हमेशा है, मिस्टर अहमद इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। मिस्टर अहमद इज द, एंड मिस्टर अहमद अपॉइंटेड अस, तुम सबको और मुझे। मिस्टर अहमद ने क्या करा? अपॉइंट करा एज एन अकाउंटेंट, एज एन, तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो गए मिस्टर अहमद, और हम सब कौन हो गए? कभी भी कोई दुनिया की पूरी CA कर लो, ACCA कर लो, ICA में कर लो, जब भी अकाउंटिंग करने बैठो ना, जिंदगी में एक बात याद रख लेना, तो जिंदगी आसान हो जाएगी। अपने आप को अकाउंटेंट तस्वुर करके अकाउंटिंग करना। आपको फौरन, बच्चा ऐसा चौड़ा, मैं तो ओनर हूं ना, शक्ल देख तेरी। कभी ओनर बन के अकाउंटिंग सारा उल्टा उल्टा सीखोगे। मैं तो ओनर हूँ, ओनर नहीं हूँ भाई, फकीर के बच्चे। कौन है? अकाउंट। तो कभी तुम्हारे रूल्स वॉयलेट नहीं होंगे। इधर माशाल्लाह बच्चा फर्स्ट ईयर इंटर पढ़ लेता, आज तक उसको पता ही नहीं है कि मैं हूं क्या, अल्लाह माफ करे, उसको खुद भी नहीं पता मैं क्या हूं। मेरा कहने का मकसद, जब भी अकाउंटिंग की क्लास लो, तुम सब और जो पढ़ाने वाला, मैं भी अपने आप को क्या तस्वीर करता हूं, एज एन, कभी अकाउंटिंग गलत नहीं होगी। फौरन ये दिमाग में जाना, मिस्टर अहमद ने एक बिजनेस स्टार्ट करा, और मिस्टर अहमद ने की नसीब अच्छे थे जिसको हम जैसा बावला मिल गया एज एन अकाउंटेंट विद अ हैंडसम सैलरी ऑफ 20,000 रुपीज पर मंथ। और मिस्टर अहमद ने आगे भी और प्रोलॉन्ग कर दूं, मिस्टर अहमद ने क्या स्टार्ट करा है? मिस्टर अहमद स्टार्टेड अ बिजनेस इन सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। कहां पे? ये पूरे पीआरसी में मेरी एग्जांपल रहेगी, तो बार बार रोजाना आके रिपीट नहीं करूंगा। हमें जब मैं मिस्टर अहमद बोलता हूँ मेरे सारे बच्चे समझ आते हैं, अच्छा मिस्टर अहमद कौन? ओनर ऑफ द बिजनेस।
और बार बार ये भी पूरे लास्ट सेशन तक रहेगी कि मिस्टर अहमद ने कहाँ बिजनेस स्टार्ट करा है, इन सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट एंड डील इन एसी स्प्लिट, क्या बोलते हैं, एलसीडीज, और जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक जितनी मशीनरी है उसको वो बनी बनाई जो है होलसेलर से लेते हैं, डॉलेंस वालों से, ग्री वालों से, ओरिएंट वालों से, फलाना ढिमाका जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है सबसे लेते हैं और उसमें क्या ऐड करते हैं और बेचते हैं। तो अब ये हमारे लिए जिंदगी भर के लिए याद रहेगा कि आसान हो जाएगी, स्मूथ। अच्छा, अब क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप की हम सारी बिजनेस करेंगे, लेकिन पता होना चाहिए सारे। पार्टनरशिप की हेडिंग डालो, इन पार्टनरशिप मिनिमम 2 ओनर्स ऑफ द बिजनेस, कम से कम 2 होंगे जब भी तो पार्टनरशिप का टाइटल आएगा। कम से कम 2 ओनर्स ऑफ द बिजनेस इन पार्टनरशिप बिजनेस मिनिमम। तुम्हारा नाम क्या है भाई, समझ में आ रहा है मुस्तफा? इन पार्टनरशिप बिजनेस मिनिमम 2 owners of the business. मिनिमम कितने, कम से कम 2 ओनर्स होने चाहिए। तो क्या बनेगा, टाइटल हो जाएगा पार्टनरशिप। इसके लिए भी कोई लीगल रिक्वायरमेंट की जरूरत, तुम्हारा नाम क्या है, एहसान, हसान और मैंने मिलके पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी इधर पीसीएचएस में, एक दुकान खोली, डिपार्टमेंटल स्टोर खोला, चलो भाई बिस्मिल्लाह। कोई लीगल डॉक्यूमेंट की जरूरत, वो इंटरनली आपस में कर लो, एक एग्रीमेंट बना लो, लेकिन किसी गवर्नमेंट के इदारे में नहीं जाना पड़ेगा कि यार हम पार्टनरशिप खोलने जा रहे हैं कि कोई अल्लाह न करे गवर्नमेंट के लोग आ जाए तोड़ फोड़ करने के लिए, क्या खोला है बे, नेवर एवर। समझ में आ गई बात? तो वो क्या कहलाता है, पार्टनरशिप बिजनेस। हमारे कोर्स से हटा दी, यानी पूरी अकाउंटिंग में अब तो है ही नहीं। तीसरा लिख लो, जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसको जरा बेहतर तरीके से समझिएगा तो आपको जरा सा समझ में आ जाएगा, लेकिन इन डिटेल आप पढ़ोगे कैफ 1 में, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग 1 में। लिख लो, इन जॉइंट स्टॉक कंपनी shares of business are floated out in general public, are floated या spread out, तकसीम किया जाता है, spread it out या floated out in general public। बड़ी ही आसान और मादरी जबान में समझा रहा हूं तो आराम से समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला अल अजीज। दुनिया के हर मुल्क का एक दस्तूर है, शायद पता भी हो तुमको या ना भी पता हो। एक इंडिविजुअल, एक मुल्क का शहरी किसी भी तरीके से, किसी भी राइट से, किसी भी फॉर्म में जनरल पब्लिक से पैसा गैदर नहीं कर सकता बगैर बोले। फिर सुनना मेरी बात, हालांकि मैं हलाल काम कर रहा हूं, मैं बड़ा शरीफ और नफ्स इंसान हूं, बिल्कुल हलाल कारोबार स्टार्ट कर रहा हूं, सबसे बात कर रहा हूं, सब मुझे पैसे दीजिए, आप मुझे पे ट्रस्ट भी करते हैं, ट्रस्ट होना तो जरूरी है, और फिर आप जो है, मैं आपके सामने कारोबार करूंगा, उससे जो मुनाफा आएगा आप सबको दूंगा। लीगल फॉर्म में अवामुन नास, जनरल पब्लिक से पैसा गैदर करना किसी कंट्री में भी लीगल। अब समझ लो, सर तो अगर करना हो कर सकते हो, कंपनी बना लो अपनी, रजिस्टर्ड करवा लो, बीच में स्टेट आ जाती है। कौन आ जाती है? स्टेट मतलब गवर्नमेंट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट के इदारे बीच में आ जाएंगे फौरन। सर अगर अवामुन नास ने, देखो तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा होगा, देखो बातें सुनना,
सर अवामुन्नास ने एक बंदे पे ट्रस्ट करके पैसे दे दिए और कल को वो शॉर्ट हो गया, गवर्नमेंट बोलेगी आपने पूछा था अब्बू से पहले आकर, कि आपने तो उसको अब्बू बना लिया था ना अपना, आपने कहीं से वो करवाया था कि ये कंपनी रजिस्टर्ड है, आपने तो बस, उसने बोला 1 लाख पे आपको 5,000 प्रॉफिट दूंगा, 1 लाख पे 10,000 प्रॉफिट दूंगा, 1 लाख पे 20,000 प्रॉफिट दूंगा, सब छोड़ देते हैं, उसी को दे देते हैं सारे पैसे, सिर्फ 1 ही महीने देगा माशाल्लाह, और वो भी तुम्हारे ही पैसों में से देगा, और इसके बाद बोलेगा गुड बाय, बोलेगा हाथ हिला दो जरा कैमरे में। ये पढ़ने के ये भी फायदे हैं, याद रख लो कि कल को कोई ऐसी बातें बताए तो बोला हमारे सर ने हमें बचपन में ये कहानी सुना दी थी, ऐसा कैसा काम है कि माशाल्लाह 10-10 हजार रुपए 1 लाख पे रिटर्न दे रहा है, किस काम में डाल रहा है भाई, पता तो चले हमें भी, हम भी करेंगे, और प्रॉफिट रख रहा है अपने, वो भी कमा रहा है और फिर हमें 10,000 दे रहा है 1 लाख पर, सिर्फ और सिर्फ ये ब्लैकमेल, यानी कि ट्रैप करना। अभी हमारा ये टॉपिक नहीं, हमारा ये टॉपिक है अगर मैं जनरल पब्लिक को अपने बिजनेस का शेयर बेच रहा हूं, यानी तुमसे मैं पैसे ले रहा हूं बिजनेस में लगा रहा हूं, तो गवर्नमेंट बीच में आ जाएगी, लॉयर रखना पड़ेगा, मतलब लॉयर को हायर करना पड़ेगा, हमें एक कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, बीच में जब स्टेट आएगा तो इतने सारे सवाल पूछेगा, किस चीज का कारोबार कर रहे हो, कितने पैसों का कर रहे हो, कहाँ पे कर रहे हो, डायरेक्टर्स कौन है, ऑफिस कहाँ पर है, पहले कारोबार कर रहा, कितने की कंपनी बना रहे हो, कितना आवाम से पैसा लोगे, खुद कितना डालोगे, कंपनी का नाम कोई और नहीं रख सकते हो, किसी और कंपनी का नाम नहीं रख सकते हो, सेम अलग रखना पड़ेगा। तुमने कहा यूनिलीवर रख दे तो मजा आ जाएगा, अंदर करवा देगा सारी 10 लोगों, यूनिलीवर वाला आराम से बोल लो यूनिलीवर रख, इवन आप लोगो भी नहीं चोरी कर सकते हो, ये भी रजिस्टर्ड होता है। अभी तो पता चला इनकी जो वो होती है ना स्लोगन्स, वो भी रजिस्टर्ड होते हैं, नाम ही काफी है, नहीं लिखा होता नाम ही काफी है, वो यूफोन का क्या है, तुम ही तो हो, मेरे लॉयर ने बताया, मेरी भी 2 कंपनियां हैं, इसलिए हमने लाखों रुपए खर्च करें ये सारी चीजें सीखने के लिए, तुम्हें फ्री में बता रहे हैं, हमने इसके ऊपर लाखों रुपए ये सारी चीजें सीखने में लगाई हैं, हम तुम्हें फ्री में गाइन जो है ध्यान बांट रहे हैं तुम्हें। तो बोला सर ये भी लोगो, मार्क, कलर सब रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है अलग अलग, सबकी फीस होती है। हाशमी स्पगोल, तू अपने नाम से स्पगोल निकाल ले, हाशमी स्पगोल नहीं रख सकता, अगर सर रख लिया तो फिर देख लेना, रख लिया तो रख ले, आ जाएगी बारात, बारात किसे बोलते हैं, पुलिस, लगाते रहना कोर्ट कचहरी के चक्कर, क्लियर करते रहना। पहली अव्वल बात ये कि वो नाम रजिस्टर, ये बिल्कुल वही तरीका है, मैंने अपनी कंपनी का नाम रखा था, मुझे अच्छी तरह याद है, ताकि तुम्हें और याद है, जैसे तुम लोग ईमेल एड्रेस बनाते हैं, हम लोग किसी ने तो बनाया होगा, तो हम कोई नाम रख रहे होते तो बोलता है नॉट फाइंड, ऐसा लग रहा है बिल्कुल गांव देहात में पढ़ा रहा हूँ, बाखुदा इतना प्यारा लग रहा है। अबे नाम रखते हैं ना भाई, तो वो बोलता है नॉट फाइंड, फिर 001 लगा देता, कोई जेम्स बॉन्ड लगा देता है, कोई आगे 007 लगा देता है, कोई आगे कोई सनफ्लावर लगा देता है, कोई जड़ी बूटियां रख देता है, अलग करता है ना। एक्टिव रहा करो, ऐसी मुर्दार क्लास में मुझे मजा नहीं आता, मैं बड़े ऊपर से आता हूँ बेटा। बिल्कुल यही है, वो 4-5 नाम लेके जाएगा, कहाँ पे जब कंपनी रजिस्टर करवाने जाएगा, फिर उधर से फोन करके बोलेगा सर ये नाम नहीं है किसी का, 500 करोड़ कंपनियां हैं दुनिया में, हमें तो बहुत प्यारा लग रहा है, उधर जाके डाला, उधर वो बिल्कुल कंप्यूटर पे डालते हैं, सर नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। एक दफा तो मैंने 15 नाम दिया, 15 के 15, मैंने कहा ये क्या यार,
बोले सर आप इतने कॉमन नाम दे रहे हो, सबने करोड़ों लोगों ने रखा होगा। मैंने कहा ये बात तो है, मतलब बिल्कुल यूनिक सा हो। नहीं समझ में? तो फिर एक दोस्त ने मुझे बोला सर एक नाम रख लो अगर रखना है तो, बाय एंड स्टॉप। मैंने कहा ये कैसा नाम है, बाय एंड स्टॉप कंपनी के नाम, यानी रुको और खरीदो। नहीं, स्टॉप एंड बाय उल्टा बोल दिया मैंने, रुको ओके, स्टॉप एंड बाय। मैं बोल रहा हूं बाय, उधर ही रुक जाओ, स्टॉप एंड बाय। हम एक फ्रेंचाइज खोल लेते तो उसने नाम बताया था, अब्बा ने बोला ये क्या है छिचोरा नाम, अब पुराने ख्याल वाले होते हैं ना वो लोग, पता है ना तुम्हें। नहीं नहीं, मैं क्या ज़ैबुन्निसा रखूं क्या या खैरुन्निसा रखूं। एक बात समझाने के लिए, वो बर्गर बच्चा था, वो नए नए नाम बता रहा था, जरा अट्रैक्टिव, समझ रहे हो ना। आजकल के जैसे जब तक दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं, क्या है आजकल, क्या है सोशल मीडिया पे सब चमार साले, पता नहीं कौन कहाँ के, ना 3 में ना 13 में, अल्लाह माफ करे। बस क्या किया जाए, बैरर आगे बढ़ते हैं। तो ये कंपनी अकाउंट ज्वाइंट सर्वे, इसके अंदर आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, कितने शेयर से करोगे, सारे सवालात के तुम्हें जवाब देने पड़ेंगे, और फिर छोटी मोटी एक आपकी फीस होगी, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी। अब फौरन दिमाग में आ रहा होगा सर हमें लोगों से पैसे नहीं लेने, अपनी प्राइवेट, तो इसके अंदर 2 किस्म की कंपनी होती है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी। एक होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हम लोगों से पैसा नहीं लेंगे, हमने अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवा लिया, ताकि कल को कोई ये ना एलिगेशन दे कि भाई आपने कंपनी फॉर्म नहीं करी। फिर हमें कोई बाहर से माल मंगवाना होता है तो सोल प्रोप्राइटरशिप पे सामने वाला बोलता है वेयर इज योर कंपनी, चीना बोल रहा है, तुम कुछ इंपोर्ट करवा रहे हो, एलसीडियां एलईडीज, ये क्या सब चाइना, माशाल्लाह पता ही होगा, इतने अमीर लोग हैं हम लोग, सब चीजें बाहर से मंगवा लेते हैं, खुद काम ही नहीं करते, हर हराम, हर चीज हम बाहर से मंगवा लेते हैं, इतना पैसा हमारे पास। सबसे बड़ी नुकसानदेह बात, कुछ चीज ही नहीं बनाते हम, हर चीज बाहर से आती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी, हर चीज तो तुम बाहर वाले, जो बाहर वालों को सप्लाई डिमांड बढ़ती जा रही है, भाई और एलईडी भेज दो और एलसीडियां भेज दो, तुम चले जाओ मार्केट में, मेरे ख्याल से हर चीज चाइना, चाइना तो ऐसे ही मार देगा, वॉर का तो है ही नहीं, इकोनॉमिकल बार, हर आप उनके रहमो करम पे आ गए हो यार, और इतना पेनिट्रेट हो गया, आहिस्ता आहिस्ता हुआ, जाहिर सी बात है इसमें गवर्नमेंट भी शामिल है, डेफिनेटली टाइट कर दे, नलका बंद कर दे, कुछ नहीं आएगा बाहर, कौन लेकर आएगा बताओ, खुद ही तो भेज रहे, वो चीज बंद करो और इधर बनवाओ। लेकिन वही वाली बात ना यार, काम करने वाले हो तो ना, नियत हो तो सब हो जाएगा, है ही नहीं नियत करने की तो फिर क्या करेंगे, सब चोर, सब चोर बहुत। और फिर क्या होता है, आदमी अपने दिमाग मारता रहता है यार क्या हो रहा है क्या हो रहा है, इसके बाद वो भी खुद इस काम में लग जाता है, वो अपने आप को बचाता रहा यार ये गलत है ये गलत है ये गलत है, करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा, एक हद आएगी बोलेगा भाई भाड़ में जाओ, थक जाएगा, जो कि और गलत है। चलो आगे बढ़ो, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में ये पूरा कैफ 1 में, कैफ 5 में जितनी भी FAR 2 हो गया, FAR 1 हो गया, सब कंपनी अकाउंट भरा हुआ है। लेकिन अभी तुम्हें बता दिया कि इसमें तुम्हें डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे, कंपनी का नाम रखना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी, शेयर्स वाले तुम्हारे पब्लिक लिमिटेड वाला होगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नहीं होगा, तुम्हारे पब्लिक लिमिटेड। तुम्हारी जॉब जब लग गई है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तो तुम्हें उसकी इनकम स्टेटमेंट बनानी होगी, बैलेंस शीट बनानी होगी, उसके फाइनल अकाउंट बनाओगे। लेकिन अभी हमारे PRC 4 में हमारे टॉपिक में क्या है, तो हम मिस्टर अहमद के बिजनेस के अकाउंट्स बनाएंगे। बात समझ में आ गई है, आगे बढ़े।
accounting equation, accounting equation. चलो आगे बढ़ो, क्या लिखा आपने? The whole of the financial accounting, the whole of the financial accounting is based upon a very simple idea. The whole of the financial accounting is based upon a very simple idea. बोल रहा है जो पूरी दुनिया की फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और ये अगर बोला जाए तो ये भी गलत नहीं है, ये सबसे पहली चीज जो वजूद में आई ना वो ये आई, द होल ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज बेस्ड अपॉन अ वेरी सिंपल, और वो आइडिया क्या आया बेटा? रिसोर्सेस इन द बिजनेस, पहले तो देखना रिसोर्सेज इन द, और बिजनेस की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, एनी एक्टिविटी फॉर सीकिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर प्रॉफिट जो है ऐड हो जाए, यानी कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए. रिसोर्सेज इन द बिजनेस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इक्वल्स टू रिसोर्सेस सप्लाइड बाय द ओनर. लिख लो इन्वर्टेड कॉमा, बिल्कुल इसी तरह लिख लो जैसे लिखा है. The whole of the financial accounting is based upon a very simple idea, और आइडिया क्या जनरेट करा? Resources in the business is equals to resources supplied by the owner. अच्छा सर फिर क्या? ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि सबसे पहले दुनिया में ये एक सेंटेंस वजूद में आया, अकाउंटिंग से भी पहले, यूं कह लो तो और अच्छा हो जाएगा. अच्छा सर तो क्या है उसमें? रिसोर्सेज इन द बिजनेस इक्वल्स टू रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द ओनर. नेक्स्ट लाइन में लिखो, इसको जरा इन्वर्टेड कॉमा और जो है कैपिटल में लिखा है ना अच्छी तरह, दूसरे रंग वंग से लिख लेना. नेक्स्ट लाइन से लिखो, इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ मेरा बेटा, जैसे मैट्रिक क्लास के बच्चे को पढ़ाया जाता है. मैट्रिक क्लास में जो हम जब आते हैं ना, ए लेवल्स में, ओ लेवल्स में जब बच्चा आता है 8 के बाद, बीकन हाउस में, सिटी स्कूल में, तो उसमें जब 8 क्लास से जब बच्चा ओ लेवल्स के लिए आता है तो उसमें जो अकाउंट्स के अंदर ये सब चीजें हम वही पूरा कॉपी पेस्ट आपको कर रहा हूँ ताकि आपकी बेसिक स्ट्रांग हो जाए, टाइट वाली, फिर चल पड़ोगे. समझ लो, आगे सुनो. इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग देयर आर सो मैनी टर्मिनोलॉजीज, TER, टर्मिनोलॉजीज यानी एब्रिविएशन यूज करे जाते हैं. देयर आर सो मेनी टर्मिनोलॉजीज यूज्ड टू डिस्क्राइब थिंग्स. फिर रिपीट कर रहा हूं, वापस सुन लो. इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग देयर आर सो मेनी टर्मिनोलॉजीज यूज्ड टू डिस्क्राइब
things, to describe things, full stop. लिखो इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हाँ वापस देखो इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर लिखिएगा बेटा ये लिखोगे इन्वर्टेड कॉमा में रिसोर्सेज इन द बिजनेस, इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिखोगे रिसोर्सेज इन द बिजनेस, इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे, पैराग्राफ में लिख रहे हो इज कॉल्ड एसेट। अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने बोला इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग resources in the business is called assets। पहले बताया कि भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी यूज होती है चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए, तो बोला इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिसोर्सेस इन द बिजनेस इज कॉल्ड एसेट एंड resources supplied by the owner is called capital and resources supplied, साथ ही लिखोगे कंटिन्यू है, हाँ पैराग्राफ में कंटिन्यू है, पूरा ये कंटिन्यू है बेटा, वापस रिपीट कर रहा हूं, पूरा एक ही पैराग्राफ में लिखोगे, वापस से सुनो शुरू से। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग देयर आर सो मैनी टर्मिनोलॉजीज यूज्ड टू डिस्क्राइब थिंग्स, फुल स्टॉप। In financial accounting, resources in the business is called assets को inverted comma में लिख देना, थोड़ा सा capital में लिख देना, dark कर देना, and resources supplied by the owner is called capital। capital की spelling आती है भाई, full stop डालोगे, इसके बाद देखोगे hence, के साथ ही फुल स्टॉप के बाद भी कंटिन्यू करोगे, hence accounting equation is, hence accounting equation is, और फिर नेक्स्ट लाइन में सारे बच्चे इसको लिख लो एसेट इक्वल्स टू कैपिटल। अभी बहुत डिटेल में सुनना बेटा, बड़े जीरो से स्टार्ट कर रहा है, सोचो कहां से लेकर आया हूं, खुद बहुत समझ जाओगे। Hence accounting equation is assets equals to capital, और इस तरह डब्बे में डाल देना, बीच में लिख देना एसेट इक्वल्स टू कैपिटल। अभी इसको ऊपर डिस्कस करेंगे तो बहुत से भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ में, लिख लिया इधर तक तुम दोनों ने भाई, एसेट इक्वल्स टू, इधर तक शब्द लिख लिया है, कोई पीछे तो नहीं है। Hence accounting equation is, पहली accounting equation क्या हो गई बच्चों? वेरी गुड मेरे बच्चे। अब लिखो on other hand, ऐसा कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, इधर इतने जीरो से स्टार्ट करा। On other hand, if resources in the business, on the other hand, if resources in the business, resources in the business is supplied in SUPPLIED, supplied in two ways। फिर सुनो, on other hand if resources in the business is supplied in, फिर IE को बोलते हैं that is, IE पता है ना, IE that is को बोलते हैं। और फिर क्या करोगे, इधर देखिएगा, इसके बाद लिखिएगा, पहले नहीं लिखिएगा, दैट इज करके नेक्स्ट लाइन से लिखोगे, अभी कुछ भी नहीं लिखना, पहले इधर देख लो। रिसोर्सेज इन द इज इक्वल्स टू रिसोर्सेज सप्लाइड by other people plus resources supplied by the owner, जो ऊपर लिखा हुआ था एज यूजुअल।
किस चीज का इजाफा हुआ? रिसोर्सेज सप्लाइड बाय अदर पीपल का। पहले जो रिसोर्सेज बिजनेस में आ रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ ओनर की तरफ से आ रहे थे, तो उस बिजनेस की अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है एसेट इक्वल्स टू कैपिटल। लेकिन एक और भी होता है कि अगर जो रिसोर्सेज बिजनेस में लगे हैं वो दो तरीकों से आए हैं, रिसोर्सेज सप्लाइड बाय अदर पीपल प्लस रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द, लिखो पहले फिर बता रहा हूं। वापस से रिपीट कर रहा हूं, देख लेना। ऑन द अदर हैंड इफ resources in the business is supplied in two ways, फिर IE करके लिखा that is, और फिर वापस से ये लिखा, क्या लिखा देखकर बताओ? resources in the business equals to resources supplied by other people plus resources supplied by the owner। सबने लिख लिया ये पूरा एक ही इक्वेशन में? लिख लिया हो तो बता दीजिएगा। अब नेक्स्ट टाइम में लिखोगे मुझे जरा बताना, इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग देयर आर सो मेनी टर्मिनोलॉजीज यूज्ड, अभी पढ़ा है ऊपर, और इसमें क्या लिखा था? इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिसोर्सेज इन द बिजनेस इज कॉल्ड, ऊपर पढ़ गया है तो बहुत, एक साल पहले नहीं पढ़ा है, 2 सेकंड पहले पढ़ा है। एंड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग resources supplied by owner is called, अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, in financial accounting resources supplied by other people is called liabilities, inverted comma में लिखोगे, in financial accounting resources supplied by other people is called, इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे लाइबिलिटीज। तुम क्यों नहीं लिख रहे हो? तो दो अच्छा, रजिस्टर कुछ भी नहीं लाए? अब ये सारा काम नेक्स्ट क्लास के अंदर ले आना। ओरिएंटेशन के अंदर यही बता रहा था कि वो पेपर है और सीबी है, तो दूसरे जो आएंगे फिर वो आपके साथ मिल जाएंगे जो आज है। क्या लिखा आपने? इफ इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिसोर्सेज सप्लाइड बाय अदर पीपल इज कॉल्ड, लिख लिया इधर तक? फिर नेक्स्ट टाइम में लिखो हेंस अकाउंटिंग इक्वेशन इज, अब मुझे बताओ जरा, रिसोर्सेज इन द बिजनेस इज कॉल्ड, liabilities plus capital। अब देखो जरा, सिर्फ फर्क देखो, बेचारे इंटर कॉमर्स वाले जिन्होंने पहले कॉमर्स पढ़ी होती है, उन्होंने डायरेक्ट माशाल्लाह आंख जैसे नहीं बोलते पैदा होते ही जो आंख खुलती है, उन्होंने ये वाली अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी है, वो देख के डर जाते हैं, बोलते सर ये भी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। वो डायरेक्ट बिस्मिल्लाह, सबको, जवान के बच्चों को यही रट्टा लगा हुआ है बस एक, इसके अलावा कोई लगा हुआ ही नहीं रट्टा। अबे भाई क्या हुआ? नहीं सर ये तो होती नहीं है। अबे क्यों नहीं होती भाई? सर इससे क्या हमने नहीं पढ़ी। वाह भाई वाह। असल में टीचर हजार बोलते हैं भाई शॉर्ट करो बात को जल्दी। मेरा सवाल है, बिल्कुल मासूमाना वाला एग्जाम, प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जाम्पल लेता हूं। तुम्हारा एक कारोबार है, उसमें तुमने 1000 रुपए लगाए। कितने लगाए? और पूरा 1000 का 1000 रुपया तुमने लगाया है। अब इसमें जितनी बरकत डालनी डाल दो। 10,000 रुपए लगाए वो तुमने लगाए, 1 लाख लगाए वो 1 लाख तुमने लगाए, 1 करोड़ लगाए तुमने लगाए, 10 करोड़ लगाए तुमने लगाए। ये मेरा कारोबार है,
मैं बिल्कुल यूं सीना तान के खड़ा हूं कि किसी बंदे में दम नहीं है कि इधर मेरे दरवाजे पे आके इवन अ सिंगल पेनी की डिमांड कर ले। दुकान मेरी, लाइटें मेरी, एक कील लगी है वो भी मेरे पैसों से लगी, मैंने किसी से पैसे ही नहीं लिया उधार। ये जितना सामान लगा है मेरा, सारी चीजें, मैं किसी का देनदार ही नहीं हूं। बोले नहीं, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। भाई मैं 1 लाख रुपए का बिजनेस स्टार्ट करा और 1 लाख के 1 लाख किसके हैं? उसको बीच में क्यों ला रहे हो गरीब को? अगर मैं इसको हटाऊं तो क्या बन गई अकाउंटिंग इक्वेशन? अब एक एक्स्ट्रा बात बताऊं, जैसे 1,000 रुपए लगाए, 1,000 तुम्हारे हैं, 1 लाख लगाए, 1 लाख तुम्हारे हैं, 1 करोड़ लगाया, 1 करोड़ तुम्हारा है। ऐसे लोगों के पीछे बैंक वाले भागते हैं, सर लोन ले लें, सर लोन ले लें, सर लोन ले लें। बैंक वाले बाहर बैठे होते हैं कि यार इस मुर्गे को किसी ने फंसा लो, क्योंकि इसके पास किसी की लायबिलिटी ही नहीं है। बात कुछ समझो जरा, क्या कह रहा हूं? ये हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं। तुम्हारी बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग है कि तुम किसी के 1 रुपए भी देनदार के पीछे फाइनेंशियल एडवाइजर्स पीछे भाग रहे होंगे, सर लोन चाहिए, सर लोन दिलवा दो, लोन दिलवा दो। और अब आए दूसरा, इधर 1 लाख रुपए आपने लगाए हैं। भाई लोन, लायबिलिटी, उधार बंदा कब लेता है? जब उसके पास नहीं होते। 1 लाख रुपए का कारोबार स्टार्ट करा, अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे पास थे 80,000, 80,000 लगा दिए, काम स्टार्ट, अब बीच में फंस गया है। आगे जाना है तो पैसे चाहिए, पीछे जाते हैं तो 80 भी चले गए। माशाल्लाह लगा दिए ना, बीच में फंस गया है। इसको यूं कहता हूं मैं, दुकान ले ली, साफ सुथरी से अच्छी से बना ली, माल डालने के लिए पैसे नहीं है, हवा है माशाल्लाह, मतलब कस्टमर आएगा हवा खरीदेगा, पूरी खाली है। भाई माल तो डाल, पैसे ही नहीं। शेल्फ लगा दिया, एसी लगा दिया, कुरान खानी करवा दी, बिरयानी खा ली, मजा आया भाई। चल भाई अब शुरू कर, मतलब पैसे ही नहीं है माशाल्लाह। ये तो आपकी प्लानिंग ही गलत थी ना, या आपके पास पैसे नहीं होंगे। अब क्या किया जाए? इस फोरम पे अगर पीछे हटता है तो क्या करे, और आगे बढ़ना है तो क्या करें? पैसा एक पाई नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हें किसी तरह भी किसी दोस्त से, किसी यार से, और कोई नहीं दे रहा तो फिर किससे लेना होगा? बैंक से लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? 20,000 रुपए आपने लोन ले लिया बैंक से। वो एक अलग टॉपिक है कि जब लोन लेंगे तो फिर इंटरेस्ट भी स्टार्ट हो जाएगा, और फिर हलाल और हराम इसकी कहानियों में नहीं पहुंच रहा, हम फाइनेंस लोग वाले बात कर रहे हैं अभी, वो कोई कहानी नहीं है। एक और बात, अब मैं तुम्हें एक और बात, ये बात सबके क्लियर हुई बेटा? एसेट इक्वल्स टू कैपिटल, तो उस बिजनेस में कोई भी लायबिलिटी, और एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है तो उसके ऊपर लायबिलिटी है। अब मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, कभी जिंदगी में ना फंसना। तुम्हारा नाम क्या है? आदिल। अगर कभी कोई तुम्हारा दोस्त तुमसे कभी, एक ये मेरा बरादराना सबको मशवरा है, हम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हमें कभी लॉस ना हो, हम अपने पेरेंट्स को फायदा पहुंचा के, या हम अपने खानदान वालों को पॉजिटिव कोई अच्छा इमेज के, यार हमने पढ़े हुए हैं। आपसे आपका कोई भी दोस्त, मैं सबको बोल रहा हूँ, आया यार आदिल मेरे ना मैं फंस गया हूँ यार, एक 20 लाख रुपए तो दे यार उधार। आदिल भाई ने निकाल के फौरन दे दिए। नहीं, आपको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था। वो इन्वेस्टिगेट क्या करना चाहिए था? बहुत अच्छा दोस्त है, बिल्कुल बचपन का यार है, मैं नहीं मना कर रहा, वो आपसे उधार मांग रहा है, और डेफिनेटली लायबिलिटी का मतलब होता है विच वी हैव टू पे बैक, जो हमें वापस करने हैं। वो बोल रहा है मैं वापस करूंगा, लेकिन अब आगे सुनो मेरी बात, इसने तो 1 रुपया किसी से कभी भी उधार, और अगर ये 10,000 में से अगर 1,000 रुपए उधार लेता भी है तो उसके बाद 9,000 रुपए एक्स्ट्रा पड़े हुए। क्या ख्याल है? नहीं, यही समझे, यानी मेजर पैसा उसका लगा हुआ है,
तो कभी बिजनेस डूबने नहीं देगा। क्या ख्याल है? लेकिन इधर क्या बोलते हैं, जरा गौर सुनो। अगर 50,000 रुपए उस ओनर का लगा था, फिर मैं तुम्हारी एग्जाम्पल को कोट करूंगा, और 50,000 रुपए उसने लोन लिया था, यानी 50-50 पे बिजनेस चल रहा है, और अभी भी बिल्कुल बिजनेस बिल्कुल यूं अल्लाह माफ करे खतरनाक जहाज की तरह हिल रहा है, और वापस से डेफिसिट में जा रहा है। उसने आके जो है आदिल साहब ने बोला, यार आदिल 1 लाख रुपए उधार दे देगा यार। उसने दे भी दिए। मेरा सवाल है, कल को अगर बिजनेस डूब गया, इसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो सबको पे कर सके। अब तुम्हें एक बड़े मजे की बात बताऊं, ये सब टॉपिक से हटकर हमारा टॉपिक तो खत्म हो गया। ये मेरे पढ़ाने के अंदर एक वे में हमारा टॉपिक तो था अकाउंटिंग इक्वेशन, वो उधर खत्म हो गई। ये सब तो एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ। बहुत सारे तुमने दोस्तों यारों से सुना होगा कंपनी में, यार मैंने एप्लीकेशन दी हुई है लोन के लिए, 6 महीने हो गए, हसान बोल रहे यार बैंक वाला अप्रूव ही नहीं कर रहा, बैंक वाले ने कोई जवाब ही नहीं दिया, पता नहीं क्या हुआ है, बैंक वाला जवाब ही नहीं दे रहा। बैंक वाला आपसे मांगता है आपकी बैलेंस शीट। क्या मांगता है? तुमने बैंक वाले को दी ये वाले कहानी दी, और तुमने बैंक वाले को बोला 1 लाख रुपए और दो। बैंक बोल रहा है भाई कुछ लिखा हुआ है मेरे चेहरे पे, मतलब मैं तुझे दूं और कल को तू नहीं देगा तो तेरे मेरे तो पूरे पैसे का इसलिए तेरे पास देने के लिए नहीं है कुछ। तो हमारे एडवाइस में आगे भी तुम्हारे पास कभी आएगा, इधर 80,000 रुपए तुम्हारे खुद के लगे में, तुम्हारे मतलब ओनर के, जो तुमसे मांग रहा है क्या लोन, और तुमसे 20,000 रुपए लोन मांग रहा है। तो समझ में आता है कि वो अगर अल्लाह ना करे नहीं भी दे सका तो अपने एसेट वेसेट बेचकर बैंक ये देखता है कि हम रिकवर कर लेंगे या नहीं। अब इधर 50 है, इधर 50, तुमने ये उधार लिया हुआ एमसीबी से और एचबीएल से नया लोन मांग रहे हो, माशाल्लाह। एक 50,000 लिया हुआ एमसीबी से पहले से चल रहा है, वो तो दिए नहीं, और बैंक के पास ऐसा सॉफ्टवेयर है, यूं डालते हैं तुम्हारा एनआईसी नंबर, पूरे बैंकों से जितनी लोन लिए सब सामने आ जाती है। ऐसा डेटा हो गया है। अब तो कॉम्प्रेस होता जा रहा है, तुम्हारे जितने एसेट्स हैं। मैं तो खुद परेशान हो गया, वो बैंक वाले ने मेरा एनआईसी डाला, मेरे 8-10 सारे बैंक अकाउंट आ गए मेरे, तो अंदर घबराहट शुरू हो गई। 4 तो बंद हो गए थे, वो बंद हुए हुए 1999 में बंद हुआ था, 2000 में बंद करवा दिए थे। अरे भाई 2000 में एक बंद कराया, 2002 में कोई बहुत दूर ब्रांच थी, उसने आधे न्यू डाला, बोले सर आपके 8 अकाउंट है। मैंने कहा क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया? मैंने कहा भाई ये क्या, किस चीज के? बोला सर नहीं सुने तो इसमें 4 बंद हो गए। तो मैंने कहा यार, अब वो मैंने अपने 4 अकाउंट देखे, वो ऊपर वाले जो बंद वाले भी आ रहे थे सेम ब्रांच के नाम के साथ। फिर मैंने ऐसे ब्रांच के मैनेजर से बोला, मैं कहा यार ये इसको हटाओ ना, ये तो डिलीट हो गए ना, आज से 20 साल पहले चले गए। बोला सर ये तो कयामत तक रहेंगे। हाँ आगे लिखा हुआ आ रहा है क्लोज, मैंने खुद पढ़ा यार। मैं उससे कि मेरे अब्बा बैंक में थे, बैंक के अंदर मैंने जॉब नहीं करी, मेरा पूरा खानदान बैंक में था। तो ऐसा सॉफ्टवेयर है कि आपने जो लोन लिया है, मैं मान रहा हूँ मेरे 4 अकाउंट बंद थे क्लोज, और उस पर डेट भी लिखी हुई आ रही कब क्लोज करा है, लेकिन वो तुम्हारी लिस्ट में है। और अगर उसको तुम, मेरे ख्याल से हो सकता है शायद वो अंदर डिटेल में जाके चेक भी कर लें कि इसमें कितना टर्नओवर घूमता था जब इन्होंने ये रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? क्या मतलब उससे क्या सवाब मिल रहा है? हम तो एक गरीब गुरबा हैं, ये जो बड़े बड़े हैं इनकी सब चट्टा बट्टा इनके हाथ में है, जब चाहे जब पकड़ लें। 20 साल पहले के अकाउंट बंद किए हुए उनके नंबर और टाइटल नंबर के साथ आ रहा है, और ये भी लिखा हुआ आ रहा है कब खोला था कब बंद कर दिया। लेकिन ये मतलब मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि इतना कंप्रेस डेटा होता जा रहा है। आपके नाम पे कितनी चीजें हैं कितने नहीं है।
जिसपे हमारा डेटा इतना खराब है गवर्नमेंट का, उसके ऊपर इनके पास इतनी इंफॉर्मेशन है। सोचो तो बाहर के मुल्कों में कैसा होता होगा। हमारे पाकिस्तानी बोलते हैं हम उधर जाके जो है ना किसी को सुला कर आते हैं, माशाल्लाह। जाओ बेटा तुम सो जाओगे, मेरी बात समझे। चलो आगे लिखो। हेड्स ऑफ अकाउंट लिखो। हेड्स ऑफ अकाउंट, और दूसरी हेडिंग डालोगे पिलर्स ऑफ अकाउंट। पिलर्स ऑफ अकाउंट, हेड्स ऑफ अकाउंट। पिलर्स ऑफ अकाउंट्स, हेड्स ऑफ अकाउंट्स। देखो देयर आर 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स। पूरी दुनिया की फाइनेंशियल अकाउंटिंग 5 हेड्स के ऊपर है। तो यूं कह लो कि पूरी दुनिया की जो अकाउंटिंग है वो 5 बेसिक चीजों, उसके 5 पिलर्स हैं, सुतून है। फाइव हेड्स ऑफ अकाउंट। हेड्स ऑफ अकाउंट्स लिखा, पिलर्स ऑफ अकाउंट लिख लिया। सबसे आसान तरीका ए एल सी ई आर। कोई बोले तो बोलना अल्सर हो गया है, सबसे आसान। तो बोलना हेड्स ऑफ अकाउंट तो फौरन मुंह से बोलना अल्सर। बस वो फर्क ये है कि वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यू से आता था, इसको मैंने ए कर दिया है। तो क्या हो जाएगा, 1 सेकंड में याद रह जाएगा। ए स्टैंड फॉर, अभी पढ़ा है, एसेट्स। एल स्टैंड फॉर सी स्टैंड फॉर, ये हमने तीनों चीजें कहां पढ़ी थी जरा बताओगे। वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट। कैपिटल ई स्टैंड फॉर expenses, R stand for revenues। लिख लीजिएगा। लिख लिया। एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड
दुनिया की पूरी अकाउंटिंग 5 पिलर्स के ऊपर है। पहली हेडिंग डालना जरा एसेट्स की। पहली डेफिनेशन तो बच्चों वही लिख दो जो तुमने अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखी थी। रिसोर्सेस इन द बिजनेस इज कॉल्ड एसेट्स। सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन तो ये है, रिसोर्सेस इन द बिजनेस, जो लास्ट में भी लिखी हुई थी, अकाउंटिंग इक्वेशन में भी लिखी थी, देखो इजिकल टू से पहले, रिसोर्सेस इन द बिजनेस इज कॉल्ड। अब और करके एक और डेफिनेशन लिखना। पहले तो आपने लिखा रिसोर्सेस इन द बिजनेस इज कॉल्ड एसेट्स। और करके दूसरी डेफिनेशन लिखो, ऑल नेचुरल रिसोर्सेस और मैन मेड रिसोर्सेस, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेस आपके पास पड़ी हुई हो, ये डिटेल वाली है, इससे ज्यादा समझ में आएगा। ऑल नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज, जो लोगों के बनाए हुए, मैन मेड, विच आर बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब, वेरी गुड बेटा, शाबाश, विच आर फॉर जनरेटिंग रेवेन्यूज, फॉर जनरेटिंग आर कॉल्ड एसेट्स। फिर बताओ क्या लिखा आपने, ऑल नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन मेड रिसोर्सेज विच आर बेनिफिशियल फॉर इट्स रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी रिसोर्सेज लगाए हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे मैन मेड हो, जिससे तुम क्या कर रहे हो, फायदा हासिल कर रहे हो, टू जनरेट रेवेन्यूज, फॉर जनरेट जो है प्रॉफिट्स, कुछ भी तुम यूटिलाइज कर रहे हो, उसको फायदा हासिल कर रहे हो, इट्स कॉल्ड एसेट्स। मिसाल, दादा अब्बा जी जो है अल्लाह जन्नत नसीब करे, मरते हुए 2-4 जो है वो आपके पास 2-4 हजार गज जो है जमीन छोड़ गए, माशाल्लाह, यूटिलाइज कर लो। 2 घर थे अब्बू ने, एक घर बंद पड़ा हुआ था, एक में रह रही थी फैमिली, इतने दिनों से बंद पड़ी हुई थी, साफ सुथरा करवाओ, 2 काम हो सकते हैं। रेंट पे दे दो, अभी तक कोई था नहीं तो आप देख लो, या तो उसी में ऑफिस खोल लो अपना, कोई काम शुरू करो, कोचिंग स्टार्ट कर दो। कुछ नहीं कर सकते हो, रेंट पे दे दो, फायदा आना शुरू हो गया। 2 गाड़ियां थी घर में, एक चलती थी एक कम नहीं चलती थी, ऑफिस में ले आए। 2 कंप्यूटर थे घर पे, एक पे काम करते थे, एक एक्स्ट्रा था पड़ा हुआ, ऑफिस गए, ऑफिस के लिए कंप्यूटर चाहिए था, घर से ले गए। अगर अभी नहीं होता, एक मिसाल दे रहा हूं, तो क्या करना पड़ता, बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, ऑफिस के लिए चाहिए, 2 फर्नीचर सेट थे घर में, एक ऊपर पड़ा हुआ था मिट्टी में, साफ सुथरा करवाया, ऑफिस ले गए। भाई अगर अभी नहीं होता तो, घर पे 2-3 डेस्कें पड़ी हुई थी, 2 घर में रखी, 2 उधर ले गए, और जो जो चीजें नहीं थी तो डेफिनेटली उसके लिए क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। अब तुम वो यूटिलाइज कर रहे हो, घर पे यूटिलाइज नहीं हो रहे थे। 2 बाइकें थी घर पे, एक खड़ी हुई थी, एक चलाते थे। अब क्या हुआ, ऑफिस में एक बंदा है रखा है, उसको छोटे मोटे कामों के लिए बार बार जो है वो बाइक क्या करवा रहा है, हर थोड़ी देर बाद मजे से 100, 150, 400, 500 के बार रोजाना बिल बन रहे हैं।
भाई 100 रुपए का पेट्रोल डलवा सारी जगह घूमेगा, तो उसके लिए बाइक चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, घर से ले गए, चलो भाई इसको चलाओ, ही तो यूटिलाइज हुआ ना। अच्छा नहीं होती तो खरीदोगे। और अच्छा बैंक में अकाउंट में पैसे पड़े हुए थे, तुम्हारे थे, घर वालों के थे, फादर ने दिए, कुछ भी एक्स वाई, उसको यूटिलाइज करा, डेफिनेटली उसको जितना एफिशिएंटली यूज करोगे इतना बेनिफिट होगा। दो फैक्ट्रियां थी, एक में काम करते थे, एक को बिल्कुल बंद पड़ी हुई थी। मेरे एक कजन था, मैं प्रैक्टिकल तुम्हें एग्जांपल दूं, उसको जो है बंटवारे के अंदर एक जो है ना वो मिला था, क्या प्लॉट मिला था, पता नहीं किस जगह पे मिला था, अल्लाह पे जाने। तो 10-15 साल से बंद था, 10-15 साल से भी ज्यादा, प्लॉट अच्छा खासा था, अब्बा ने उसके नाम पे। एक दिन मुझे गाड़ी पे बिठा के गुलिस्तान दौर से पता नहीं आगे आगे पता नहीं कहाँ पड़ता, अल्लाह बेहतर जाने, बस उसने ये काम करवा दिया था कि कोई अल्लाह ना करे कोई वो कब्जा ना कर ले, तो उसने चारों तरफ बाउंड्री बना दी बहुत बड़ा, लेकिन वो इतना पुराना कि उससे अंदर जाते हुए भी डर लग रहा था, दरवाजा तो था, वो बड़ी बड़ी जंगली जो है ना घासें निकली हुई थी। मैंने कहा भाई अंदर तो सांप वाप पता नहीं क्या क्या होगा। मैं कहा ये कर क्या रहे हैं, बोला ऐसे पड़ा था। बोला यार नहीं यार कोई कब्जा कर लेगा, फलाना होगा, दिमाग होगा। मैंने कहा अल्लाह ताला ने अकल दी, कोई अच्छा बंदा हो, कोई बंदा देख शरीफ हो, उसको 1 लाख रुपए कम में दे दो, इतनी बड़ी जगह और पूरी बेकार, पता नहीं 10-20 साल से। बोला अच्छा तुम देखो। फिर मैंने एक इंडस्ट्रियलिस्ट को बोला, ये कोई रिलायबल बंदे को, उसको बोला, तो बोलने गया, उसने कहा भाई मुझे चाहिए तो एक जगह, लेकिन मुझे शेड चाहिए, शेड लगा के दो, मेरे जो आएंगे वो सनलाइट पे नहीं रख सकता वो चीज, और वो पानी से भी नहीं लगा सकता। अब वो बोल रहा है कि भाई वो तकरीबन 50-60 लाख रुपए का शेड लग रहा था, 50-60 लाख रुपए का शेड लग रहा था। सोचो कितना बड़ा गोडाउन होगा, वो तो पूरा था उजाड़, बोला सीधा हो, घासें उड़ रही है जंगली और ये वो। अब बोला भाई मैं तो नहीं लगाने जा रहा 50-60 लाख रुपए। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने उससे टेनेंट टेनेंट बोलते हैं जिसको रेंट पे दे, मैंने कहा भाई वो, बोला मैं खर्चे के मूड में नहीं हूँ। बोला अच्छा एक काम करो, उसका